नमस्कार, पांचजन डिजिटल में आपका स्वागत है। भारत में कथित इस्लामिक शिक्षा के केंद्र दारुल उलूम देवबंद ने गज़वाए हिंद यानी भारत पर आक्रमण को मान्यता देने वाला एक फतवा जारी किया है। दारुल उलूम देवबंद ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से यह फतवा जारी किया है और इसमें गज़वाए हिंद को इस्लामिक दृष्टिकोण से वैध बताते हुए एक तरह से महिमा मंडित किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि किस तरह से गज़वाए हिंद में मरने वाले जो भी लोग होंगे वो शहीद कहलाए जाएंगे। इसमें सुन्न अल नसा नाम की किताब का एक जिक्र भी किया गया है और इसमें कहा गया है कि अगर इस किताब के हिसाब से कहा गया है कि इस किताब में गज़वाए हिंद को लेकर एक पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो मौजूद है। वहीं इस मसले पर एक्शन लेते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण की ओर से जो आयोग है उन्होंने सहारनपुर पुलिस को नोटिस भेजा है और एफआईआर दर्ज करने को कहा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला कहीं ना कहीं देशद्रोह से मिलता जुलता दिखाई देता है। अब इस मामले में आगे क्या हो रहा है, इसमें बातचीत करने के लिए हमारे साथ एनसीपीआर के अध्यक्ष खुद जुड़े हैं, प्रियंक कानूनगो। प्रियंक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने देखा कि आपने सहारनपुर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। सबसे ज्यादा आपत्तिजनक बातें क्या हैं जो देशद्रोह के दायरे में आती हैं? देखिए, सबसे ज्यादा जो आपत्तिजनक बात ये है कि ये राष्ट्रद्रोह ही है। और भारत में भारत के विरुद्ध बात करना इससे ज्यादा बुरा, इससे ज्यादा खतरनाक और कुछ हो नहीं सकता। वो भी तब जब आप बच्चों को ये सब सिखा रहे होते हैं। और दारुल उलूम देवबंद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित एक ऐसा मदरसा है जो पूरे दक्षिण एशिया में, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में इस्लामिक तालीम के लिहाज से सिलेबस बनाता है, एडवाइजेस देता है, करिकुलम बनाता है, किताबें देता है और कुल मिला के मदरसा तालीम किस प्रकार चलेगी इसके कायदे तय करता है। ये काम ये लोग 1866 से कर रहे हैं। और अगर वो एक फतवे में ये कह रहे हैं कि गज़वाए हिंद करना और गज़वाए हिंद करने में जो मारा जाएगा वो सर्वोच्च शहीद कहलाएगा, उसका बलिदान सर्वोच्च बलिदान होगा, उसको जन्नत में जगह मिलेगी, ये बच्चों को गलत तरीके से गलत दिशा में बढ़ावा देने का ही काम है, जो भारत के विरुद्ध युद्ध को उकसाने का और राष्ट्रद्रोह का काम है। इसलिए हमने उत्तर प्रदेश सरकार से बोला है कि दारुल उलूम देवबंद के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए। क्या दारुल उलूम की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है और सहारनपुर पुलिस ने क्या एफआईआर दर्ज कर ली है? देखिए, प्रतिक्रिया हमने सरकार को लिखा, हमें सरकार से प्रतिक्रिया की अपेक्षा है 3 दिन के भीतर। दारुल उलूम देवबंद कोई लेजिटिमाइज संस्था तो है नहीं। मदरसा कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं होता जो कानूनी रूप से वैध हो। तो एक अवैध संस्थान से हम किसी प्रकार की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं करते। जो अपराधी की तरह काम कर रहा है उसके विरुद्ध अपराध में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हम इंतजार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिक्रिया का। अगर देश के विरुद्ध भावनाएं भड़काने, राष्ट्रद्रोह करने का, देश के विरुद्ध युद्ध को प्रेरित करने का काम उत्तर प्रदेश की धरती का उपयोग करके कोई कर रहा है तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि राष्ट्रद्रोह की धाराओं में उसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करे। आपको प्रियंक जी याद होगा कि कुछ समय पहले बिहार के फुलवारी शरीफ में पीएफआई के कुछ ठिकानों पे छापे मारे गए थे और वहां से जो पेपर्स मिले थे जिसमें कि एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था 2047 का पीएफआई के द्वारा, जिसमें गज़वाए हिंद का जिक्र किया गया था कि 2047 तक गज़वाए हिंद कर दिया जाएगा। पीएफआई तो बैन हो गया, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह का फतवा ये जारी किया गया है, छोटे छोटे बच्चों के मन में वही कट्टरवाद भरा जा रहा है जो पीएफआई करना चाह रहा था? देखिए, इस फतवे में भी हजरत अबू हुरैरा का जिक्र किया गया और ये कहा गया है कि उनके हवाले से ये हदीस बनी। अब मैं आपको ये बताता हूं कि केवल जिक्र करने तक दारुल उलूम देवबंद सीमित नहीं है। असल में गजवाए हिंद को प्रैक्टिकली जिन लोगों ने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है
दारुल उलूम देवबंद की तारीख में उन लोगों का नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित है, और दारुल उलूम देवबंद ऐसे लोगों के बनाए उसूलों के, ऐसे लोगों के बनाए सिद्धांतों पे काम करता है। एक एक मौलाना देश में, मौलाना देहलवी, बस वली उल्लाह देहलवी के नाम के, ये वली उल्लाह देहलवी उस शख्स का नाम है जिसने दिल्ली में रहते हुए अफगानिस्तान में अहमद शाह अब्दाली को खत लिखकर गजवाए हिंद के लिए भारत आमंत्रित किया था। और अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत में जिस प्रकार, पानीपत के बाद जिस प्रकार 1 लाख भारतीयों का नरसंहार किया, उसके लिए वली उल्लाह देहलवी जैसे लोग जिम्मेदार हैं। दारुल उलूम देवबंद अपने डॉक्यूमेंट्स में ये बात खुद कहता है कि दारुल उलूम देवबंद वली उल्लाह देहलवी के आदर्शों पे काम करता है। तो ये केवल सलाह नहीं दे रहे हैं, ये हकीकत में उन उसूलों पे काम कर रहे हैं जिन्होंने गजवाए हिंद को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का काम किया। जब इस तरह की बातें सामने आती है प्रियंक जी, तब ये सवाल बार बार उठता है कि मदरसे में बच्चों को जो तालीम दी जाती है उस पर नजर रखने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस तरफ कोशिश भी की है, लेकिन जब दारुल उलूम देवबंद जैसे मदरसे जो इस तरह फतवे जारी करते हैं और खुलेआम ये बताते हैं फतवे जारी करके कि गजवाए हिंद जो है वो कितना महान काम है, तो क्या ये नहीं लगता कि सरकारों को, समस्त राज्य सरकारों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि मदरसे में क्या सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को क्या शिक्षा दी जा रही है, और वो देश की संप्रभुता और कट्टरता को लेकर कितने ज्यादा उसमें बचाव करना चाहिए या उस पर ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको कुछ बातें बताऊं। 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ। 1947 के बाद 1951-52 से जो सरकारों ने काम किया, लगातार भारत के शिक्षा मंत्रियों ने दारुल उलूम देवबंद जैसी संस्था को ग्लोरीफाई करने का काम। हमारे 3-3, 4-4, 5-5 शिक्षा मंत्रियों ने यह काम किया कि दारुल उलूम देवबंद को ग्लोरीफाई किया, और उसके कारण जो पीढ़ियां तैयार हुई, उस पीढ़ियों में चाहे पॉलिटिशियंस हो, उन पीढ़ियों में चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, उन पीढ़ियों में चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, वो ये मानते रहे कि ये लोग बड़ा महान काम। वस्तुतः भारत में 2002 में संविधान में अनुच्छेद 21 का लाया गया, राइट टू लाइफ के साथ राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया, और ये कहा गया कि सरकारों की जिम्मेदारी होगी, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी कि वो बच्चों को स्कूल भेजें। स्कूल की शिक्षा के अलावा कोई भी शिक्षा दिया जाना बच्चों के अधिकारों का हनन है। हमने हाल ही में 16-17 राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज को इस मामले में सम्मन किया। देखिए, सरकारी फंडिंग के जरिए मदरसा चलाना एक अलग प्रकार की व्यवस्था बन गया है। और मैं उत्तर प्रदेश की बात आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में ऐसे मदरसे जो सरकारी फंडिंग से चल रहे हैं, उनमें हिंदू बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अब हिंदू बच्चों को पढ़ाने के नाम पे ये जो धंधा चल रहा है, इसके खिलाफ आयोग लगातार राज्य सरकारों के साथ संघर्ष की ही स्थिति में। भाई, मुसलमान बच्चा आपके आ नहीं रहा क्योंकि आप देवबंद की बात नहीं मानते। दारुल उलूम देवबंद ने अपने आइन में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 1866 में ये लिख दिया है कि हम ऐसी कोई इमदाद नहीं लेंगे जो सरकार द्वारा आ रही हो। यानी सरकार द्वारा फंडेड जो मदरसे हैं, सरकार द्वारा जो रिकॉग्नाइज मदरसे हैं, दीनी लिहाज से दारुल उलूम देवबंद बोलता है कि इनका कोई अस्तित्व नहीं है। दीनी लिहाज से आपको पढ़ना वही है देश भर में जो देवबंद वाले कह रहे हैं, और सरकारी फंडिंग के नाम पे कुछ और मदरसे मशरूम हो जाते हैं, और उनमें आप हिंदू बच्चों को पढ़ा रहे हो। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, बिहार में, किस राज्य में हिंदू बच्चे इन मदरसों में नहीं है? तो आप हिंदू बच्चों को मदरसे में रख के उनका भविष्य खराब कर रहे हो। आप जिन मुसलमान बच्चों को स्कूली तालीम में आना चाहिए, आप उनको स्कूल की शिक्षा नहीं दे रहे हो। कुल मिला के आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 का इस प्रकार मखौल उड़ा रहे हैं कि बच्चों का संवैधानिक मूल अधिकार जो है उनसे छीना जा रहा है। बिल्कुल, आपने जो बात की अलग अलग राज्यों की, हम असम की अगर बात करते हैं तो असम में भी हेमंत बिस्वा सरकार जो है वो लगातार ये बोलती रही है कि मदरसों के बजाय बच्चों को स्कूलों में भेजा जाए। आपने असम में भी कई मदरसों का औचक निरीक्षण किया था। किस तरह की शिक्षाएं वहां दी जाती है? क्या वहां कुछ चौंकाने वाली चीजें आपको दिखाई दी?
देखिए, भारत में मदरसा शिक्षा के लिहाज से दो इंस्टीट्यूशन है जिसने सारा का सारा सिस्टम बनाया। एक दारुल उलूम देवबंद वाले, एक मदरसा अशरफिया बरेली वाले। बस। अब आप बात करेंगे आसाम की, तो बदरुद्दीन अजमल जो वहां पे ये सब चीजें चला रहे थे, बदरुद्दीन अजमल भी इसी देवबंद वाली संस्था से जुड़े हुए हैं, इसके सदर रहे हैं वो। तो कुल मिला के आप कहीं से भी पकड़िएगा, पकड़ाएंगे यही। और जब अफगानिस्तान में तालिबान जो है एक सरकार को हथियार की दम पे हटा के कब्जा करता है, तो वो कहता है कि हम लोग देवबंदी जो है वो एकेडमिक कल्चर मानते हैं। तो ये दुनिया जो है, ये समझना पड़ेगा कि संविधान के हिसाब से चलेगी, ये दुनिया शरिया के हिसाब से नहीं चल पाएगी। आसाम में भी जो मामला आया था उसमें फंडिंग आ रही थी एक टर्किश एजेंसी से, आईएचएस टर्की उसका नाम था। टर्की के अधिकारियों ने, टर्की की सरकार ने उस आईएचएस टर्की की जांच की थी इन आरोपों पर कि आईएचएस टर्की तालिबान से संबंध रखती है। तो हम अपने बच्चों को सुनहरा भविष्य देना अगर चाहते हैं, मेरी देश के सभी नागरिकों से पांचजन्य के माध्यम से करबद्ध अपील है कि बच्चों को कृपया करके स्कूल भेजिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, हम किसी भी समुदाय के, हम किसी भी जाति के हों, हम भारत के नागरिक हैं। हमारे बच्चों का स्थान स्कूल है, और कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो बच्चों के संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण कर सके। लेकिन आप ये जो बात कर रहे हैं, लेकिन दारुल उलूम देवबंद जैसे मदरसे जो हैं, जो बच्चों को भारत विरोधी शिक्षा लगातार दे रहे हैं, जिस तरह का सिलेबस हम देखते हैं, उस पर रोक कैसे लगाई जा सकती है? अब देखिए, ये सिलेबस भी जो है औरंगजेब के जमाने में बनवाया गया। उस जमाने में एक एक मौलाना निजामुद्दीन को पर्शिया से लाया गया, लखनऊ में रखा गया, और फिर जो है दरसे निजामिया करके एक सिलेबस तैयार हुआ। अब उस सिलेबस के बाहर आने का केवल एक ही जरिया है, वो स्कूल है। अगर बच्चे स्कूल नहीं पढ़ रहे, तो फिर हम उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करें। ये मदरसे में एनसीईआरटी की किताब पढ़ाना, मदरसे में हम फंडामेंटल एजुकेशन दे रहे हैं, ये सब बातें केवल बकवास है। शिक्षा का अधिकार कानून ये कहता है कि बच्चे को 5वीं क्लास तक 4 घंटे, और छठी से 8वीं तक 6 घंटे जो है स्कूल में पढ़ना है, तो उसे स्कूल में पढ़ना ही होगा। राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। हम सम्मान कर करके चीफ सेक्रेटरीज को बुला रहे हैं, हम पूरा दबाव बना रहे हैं कि बच्चों के स्कूलों में दाखिले हो। जब तक बच्चों के स्कूलों में दाखिले नहीं होंगे, आयोग का संघर्ष राज्य सरकारों के साथ जारी रहेगा। आपको नहीं लगता कि कट्टरपंथ को पूरी तरह से बढ़ावा देने की एक नई पीढ़ी आने वाले समय के लिए तैयार की जा रही है? ऐसे में थोड़े कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, और खास तौर से जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, जो खुद को प्रोग्रेसिव बोलते हैं, उन्हें भी आगे आना चाहिए, जो अक्सर ऐसे मामलों पर चुप बैठते हैं। देखिए, डिफरेंस यही है। डिफरेंस ये है कि देश के सबसे गरीब मुसलमान का बच्चा उस मदरसे में पढ़ रहा है जहां उसके संवैधानिक मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। ये जो बड़े बड़े सो कॉल्ड मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं, इनके बच्चों को दीनी तालीम देने के लिए उस्ताद घर आते हैं। इनके सबके बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, इनके सबके बच्चे हॉस्टल्स में पढ़ते हैं, इनके सबके बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं कि ये वहां से आगे बढ़े, अरेबिक मीडियम से यूपीएससी की परीक्षा भी दें, और देश के सभी संसाधनों पर जो जो उनके अधिकार बनते हैं उन अधिकारों का पूरा पूरा उपयोग कर सके। लेकिन देश के सबसे गरीब मुसलमान को मजबूर किया जाता है कि वो अपने बच्चे को मदरसे में दाखिल करे। इसलिए सिस्टम को बदलने के लिए सरकारों को सख्ती दिखानी ही पड़ेगी। कितनी बड़ी चुनौती है ये? ये निश्चित रूप से इतनी बड़ी चुनौती तो है कि 6 साल से हम इस मामले में लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन हमको उम्मीद है कि राज्य सरकारें, जैसे उत्तर प्रदेश ने बदलाव की एक पहल की, असम ने बदलाव की एक पहल की, कम से कम इन मुख्यमंत्रियों से दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री सीख लेंगे और अपने राज्य के बच्चों का भविष्य बचाने के लिए आगे आएंगे। बिल्कुल, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो आपने नोटिस जारी किया एफआईआर दायर करने का, उसके बाद कम से कम दारुल उलूम देवबंद जैसे मदरसों को ये तो पता चले कि भारत के अंदर रहना है तो गजवाए हिंद नहीं कहना है, ये देश विरोधी गतिविधि होती है, और उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई ले। आपने हमसे पूरी बातचीत की प्रियांक जी, समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।